Good morning, students. Welcome in Urmila Devi PG College. Today we discuss about effect of substance on gravity waves. यहाँ पे हम आज ग्रेविटी वेव पे अर्थात स्पीड ऑफ ग्रेविटी वेव पे सरफेस टेंशन का क्या इफेक्ट पड़ता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था स्पीड ऑफ ग्रेविटी वेव। प्रीवियस वीडियो में हमने लेक्चर दिया था वेलोसिटी ऑफ वेव फॉर्म ऑन ए लिक्विड सरफेस। किसी भी लिक्विड सरफेस के सरफेस पे जो उसकी वेलोसिटी होती है एक वेव की, वह क्या होती है, फार्मूला हमने डिराइव किया था और ग्रेविटी वेव के बारे में बताया था। अब बात करते हैं कि जब किसी पॉइंट में हम किसी स्टोन को फेंकते हैं तो वहाँ से जो वेव उत्पन्न होता है, उसके सरफेस पे जो बम्पिंग होती है उसको हम बोलते हैं कि वेव ऑन ए लिक्विड सरफेस। यदि अब यहाँ पे देखते हैं कि जो किसी लिक्विड सरफेस पे जैसे इस प्रकार से जो वेव बन रहा है, यहाँ पे जो उसका सरफेस है, सरफेस पे सरफेस टेंशन और ग्रेविटी दोनों का इफेक्ट पड़ता है। यदि हम मान लें कि कंसीडर कर लें कि जो वेव है उस पर केवल ग्रेविटी का इफेक्ट पड़ रहा है और सरफेस टेंशन क्या है, निग्लिजिबल है, तो ऐसे वेव्स को ग्रेविटी वेव्स कहते हैं। अगर ओनली ग्रेविटी आर अफेक्टेड, यदि किसी वेव पे केवल ओनली ग्रेविटी अफेक्टेड है तो क्या आर कॉल्ड आर ग्रेविटी वेव, आर ग्रेविटी वेव। इन वेव या कह सकते हैं किसी भी वेव में यदि केवल ग्रेविटी इफेक्ट कर रहा है तो ऐसे वेव्स को हम ग्रेविटी वेव्स कहते हैं। यहाँ पे सरफेस टेंशन क्या होता है, निग्लिजिबल होता है। लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए, जब हम लिक्विड की बात करते हैं तो वहाँ पे सरफेस टेंशन जरूर होता है। हम उसको निग्लिजिबल मान सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से हमें नहीं कह सकते कि यहाँ सरफेस टेंशन नहीं होगा। अब बात आती है कि सरफेस टेंशन क्या होता है। सरफेस टेंशन क्या होता है, जिसको हिंदी में पृष्ठ तनाव कहते हैं, या सतह का तनाव कहते हैं। सरफेस टेंशन किसी लिक्विड की एक ऐसी टेंडेंसी होती है जिसके रीजन से उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वह इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करते हैं। सरफेस टेंशन के रीजन से ही कोई लिक्विड के जो पार्टिकल्स होता है वह सरफेस टेंशन को मतलब कि इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी को प्रोड्यूस करता है। और सरफेस टेंशन के कारण ही जो बारिश की बूंदें पड़ती हैं, जैसे कि ये हम मान लेते हैं बादल है, यहाँ क्या है, अगर बारिश हो रही है तो ये जो ड्रॉप होते हैं, ये गोले होते हैं, ये किसके कारण होता है, सरफेस टेंशन के कारण होता है। सरफेस टेंशन के कारण ही जो बारिश की बूंदें होती हैं वह गोली होती हैं। अब यहाँ पे सरफेस टेंशन आप प्रीवियस क्लास में ही पढ़े हैं, हम आपको वेव्स पढ़ा रहे हैं। तो वेव्स में आज हम आपको बताएंगे कि सरफेस टेंशन का जो ग्रेविटी वेव है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्योंकि पिछले वीडियो में आपने मान लिया था कि केवल वेव्स का जो है इफेक्ट केवल ग्रेविटी इफेक्ट कर रहा है, तो ऐसे वेव्स को ग्रेविटी वेव्स कहते हैं। वहाँ पे आपने कंसीडर किया था कि जो सरफेस टेंशन है वह क्या है, निग्लिजिबल है। तो आइए हम देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ सरफेस टेंशन ऑन द वेलोसिटी ऑफ ग्रेविटी वेव्स। ठीक है, आप हेडिंग लगा लीजिए, इफेक्ट ऑफ सरफेस टेंशन ऑन द वेलोसिटी ऑफ ग्रेविटी वेव्स। अब यहाँ पे आप देख लीजिए इफेक्ट ऑफ सरफेस टेंशन ऑन द वेलोसिटी ऑफ वेव में सबसे पहले लेट ए हार्मोनिक वेव
कोई हम हार्मोनिक वेव को ही हम क्या बोलते हैं, पीरियाडिक वेव कहते हैं। हार्मोनिक वेव को ही हम पीरियाडिक वेव कहते हैं। मान लेते हैं कोई क्या है, एक हार्मोनिक वेव है ऑफ एम्पलीट्यूड जिसका एम्पलीट्यूड क्या है ए एंड वेवलेंथ क्या है लैम्डा, जिसका एम्पलीट्यूड ए है और उसका वेवलेंथ क्या है लैम्डा है। और बी ट्रेवलिंग ऑन द लिक्विड ऑफ सरफेस, बी ट्रेवलिंग ऑन लिक्विड ऑफ सरफेस, लिक्विड ऑफ सरफेस। हम मान लेते हैं कोई पीरियाडिक वेव है जिसका एम्पलीट्यूड क्या है ए है, उसका वेवलेंथ क्या है लैम्डा है और वह लिक्विड सरफेस पे ट्रेवल कर रहा है। यहाँ पे वेव इस प्रकार से और यहाँ आपका वाई वो हो गया, ये एक्स एक्सिस या डिस्प्लेसमेंट आपका वाई हो गया। यह पॉइंट जो होगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यह आपका ए, यही आपका एम्पलीट्यूड होगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम मान लें इसको ओ है, इसको क्या मान लेते हैं कैपिटल ए मान लेते हैं। तो एक कंप्लीट साइकिल जो कवर करता है वही क्या होता है वेवलेंथ होता है। यहाँ से हम मान लेते हैं कोई हार्मोनिक वेव है जिसका एम्पलीट्यूड ए है, उसका वेवलेंथ लैम्डा है, वह किसी लिक्विड सरफेस पे ट्रेवल कर रहा है। तो उसका जो लेट द डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट टी, लेट द डिस्प्लेसमेंट at any instant t, अर्थात हम मान लेते हैं उसका विस्थापन किसी समयांतराल t में क्या होगा y इक्वल टू ए साइन 2 पाई, क्या y इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाई लेमडा वी टी माइनस के। यह क्या है आपका इक्वेशन ऑफ वेव्स है, y इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाई अपॉन लेमडा वी टी माइनस यक्स। अब क्या करेंगे 2 पाई बाई लेमडा से अंदर हम अगर मल्टीप्लाई कर दें क्या हो जाएगा ए साइन, ये हो गया 2 पाई वी टी अपॉन लेमडा माइनस के अपॉन लेमडा यक्स, यही हो जाएगा। नहीं ये 2 पाई के एक्स अपॉन लेमडा हो जाएगा। अब यहाँ से हम कर लें 2 पाई वी टी अपॉन लेमडा को हम मान लेते हैं 5। वी टी माइनस यक्स होता है जी, वी टी माइनस यक्स होता है, के एक्स नहीं होता, वी टी माइनस यक्स होता है। यहाँ देख सकते हैं क्योंकि फार्मूला जो हमने आपको ड्राइव किया था वो आपका वी टी माइनस यक्स था। अब यहाँ क्या करेंगे, अब हम इसको मान लेते हैं ए साइन, ये हो गया 5 माइनस 2 पाई यक्स अपॉन लेमडा, ये हो गया y इक्वल टू ए साइन 5 माइनस 2 पाई यक्स अपॉन लेमडा। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें, वेयर फाई इज द इनिशियल फेज एट द ओरिजिन, या लिख दीजिए वेयर फाई इज द इनिशियल फेज एट ओरिजिन पे फाई जो है वो क्या है इनिशियल फेज है, जिसको हम प्रारंभिक कला कहते हैं। अब फेज क्या होता है किसी भी वेव्स का या किसी भी हार्मोनिक वेव्स का जो फेज होता है जिसको हम कला कहते हैं, या अगर देखा जाए उस वेव के पोजीशन को बताता है। मतलब कि किसी क्षण कोई वेव हार्मोनिक वेव है तो फाई जो होता है वह उसके पोजीशन को बताता है, उस समयांतराल वह किस स्थिति में है। और फाई कहाँ से ओरिजिन से, आपने लिखा वेयर फाई इज द इनिशियल फेज एट ओरिजिन। और हम मान लेते हैं द सिस्टम ऑफ वेव इज सिलेंड्रिकल, जो आपका वेव्स का सिस्टम है वो क्या है सिलेंड्रिकल है। वेव्स का सिस्टम क्या है सिलेंड्रिकल है। पहले आप इतना नोट करें फिर हम आगे चलते हैं। नोट करें
यहाँ से देख लीजिए, द सिस्टम ऑफ वेव इज सिलेंडर। जो वेव का सिस्टम है वो क्या है, सिलेंडर है। यहाँ पे आर जो है वो क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर द वेव इन द प्लेन ऑफ पेपर एट डिस्प्लेसमेंट वाई। तो इसका डिस्प्लेसमेंट वाई, और जो इसका वेव्स का वर्टिकल सेक्शन आप फिगर यहाँ शो किया गया है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला आप पढ़े होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में, डिफरेंशियल कैलकुलस में। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एक टॉपिक ही है, तो इसका फार्मूला होता है आर इक्वल टू 1 प्लस डी वाई अपान डी एक्स का होल स्क्वायर पावर 3/2 अपान डी टू वाई अपान डी एक्स टू। ये इसका फार्मूला होता है। फार्मूला आप नोट कर लीजिए, आपको बहुत काम देगा। आर इक्वल टू 1 प्लस डी वाई अपान डी एक्स का होल स्क्वायर पावर 3/2 डी टू वाई अपान डी एक्स टू। इन केस व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज स्मॉल, मतलब कि इस केस में हम मान लेते हैं कि इन केस द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज स्मॉल, इन केस द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज स्मॉल। हम मान लेते हैं कि इस केस में जो वेव्स का एम्पलीट्यूड है वो क्या है, स्मॉल है। तो इसका मतलब डी वाई अपान डी एक्स इज स्मॉल कंपेयर टू 1। तो इस केस में हो जाएगा कि डी वाई अपान डी एक्स इज स्मॉल इन कंपेयर टू 1, अर्थात एक की तुलना में डी वाई अपान डी एक्स क्या है, बहुत ही छोटा है। इसका मतलब ये है कि इसकी तुलना में, एक की तुलना में डी वाई अपान डी एक्स क्या हो जाएगा, निग्लिजिबल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है एक का चाहे हम क्या करें, 3/2 करें या स्क्वायर करें, कुछ भी करें, उसका वैल्यू क्या आता है, उसका वैल्यू ऑलरेडी 1 ही आता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपान डी टू वाई अपान डी एक्स टू हो जाएगा। implies that डी टू वाई अपान डी एक्स टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपान आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी टू वाई अपान डी एक्स टू इक्वल टू 1 अपान आर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर आपको फर्स्ट मिला है उसी को हम 2 बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे। पहले आप इतना नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। नोट करें जल्दी। अब यहाँ पे देखिए, जो आपका इक्वेशन फर्स्ट है उसको हम 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। लिख दीजिए डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ट्वाइस। अब क्या करेंगे, इसको 2 बार, जो इक्वेशन फर्स्ट था उसको हम 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट था आपको y इक्वल टू a साइन 2 पाई अपान लेमडा वी टी माइनस एक्स, यही था। अब हम इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस में डी वाई अपान डी एक्स, साइन का डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है, कॉस होता है, तो हो जाएगा 2 पाई अपान लेमडा ए कॉस 2 पाई अपान लेमडा वी टी माइनस एक्स। क्या हो जाएगा, वी टी माइनस एक्स। अब यहाँ से जब वी टी माइनस एक्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऑलरेडी यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक। अब अगेन, जब अगेन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी टू वाई अपान डी एक्स टू इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपान लेमडा स्क्वायर ए साइन 2 पाई अपान लेमडा वी टी माइनस एक्स। साइन क्या होता है, माइनस कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन। ठीक, क्योंकि साइन 2 पाई अपान लेमडा वी टी माइनस एक्स है। अब यहाँ से जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट करने के बाद तो यहाँ माइनस है, कॉस का क्या हो गया, कॉस का माइनस साइन,
माइनस माइनस प्लस हो गया, उसके बाद इसका एक माइनस होगा, जब इसका अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। अब जो ए वैल्यू बचा है ए साइन 2 पाई अपान लेमडा वी टी माइनस एक्स, अगर ये देखा जाए तो ये किसके बराबर है, ये आपके y के बराबर है, तो इम्प्लाइज दैट हो जाएगा d2y अपान dx2 इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर लेमडा स्क्वायर y। यही हो जाएगा d2y अपान dx2 इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर y अपान लेमडा स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर हम 2 बना देते हैं। क्या बना देते हैं, 2 बना देते हैं। अब इसके पहले, अब इसके स्थान क्या लिख सकते हैं, इसको 2 बना करके यहाँ देख लीजिए, ये इसके बराबर है 1/r, किसके बराबर, d2y अपान dx2 इक्वल टू क्या मिला था, 1/r मिला था, तो 1/r इक्वल टू हो जाएगा -4 पाई स्क्वायर अपान लेमडा स्क्वायर y। इसको इक्वेशन नंबर हम 2 बना लेते हैं। देख लीजिए इसको। अब उसके बाद एट द पॉइंट L द प्रेशर ड्यू टू ग्रेविटी एलोन, मतलब कि प्रेशर केवल ग्रेविटी के एलोन, तो हो जाएगा P1 इक्वल टू वाई रो जी एट द पॉइंट L, एट द पॉइंट L द प्रेशर ग्रेविटी एलोन, अर्थात ग्रेविटी के थ्रू, केवल ग्रेविटी के थ्रू जो आपको प्रेशर ड्यू टू कर लीजिए, प्रेशर ड्यू टू ग्रेविटी एलोन, तो क्या हो जाएगा P1 इक्वल टू रो जी। क्या हो जाएगा P1 इक्वल टू रो जी, आपको y भी है, y रो g। रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, g इज द ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब कि L पॉइंट पे जो प्रेशर देखा जा रहा है ड्यू टू केवल ग्रेविटी के लोन, केवल ग्रेविटी के थ्रू, तो P1 बराबर y रो जी। एक्सेस ऑफ प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन एक्टिंग नॉर्मली आउटवर्ड्स फ्रॉम द कॉन्केव साइड एट K। तो यहाँ से एट K पे हम अगर लेते हैं प्रेशर, तो P2 इक्वल टू हो जाएगा T अपान R cos अल्फा, एक्सेस प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन। क्या लिख दीजिए, एक्सेस प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑन K। तो यहाँ पे हो जाएगा P2 इक्वल टू, क्योंकि एक को हमने P1 माना, दूसरे क्या मान लिए P2 इक्वल टू T अपान R cos अल्फा। क्या हो जाएगा T अपान R cos अल्फा। तो अर्थात एक्सेस प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन एट K, अर्थात एक्टिंग नॉर्मली आउटवर्ड फ्रॉम द कनकेव साइड एट K, वेयर T इज द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, जहाँ पर T क्या है, सरफेस टेंशन है, तो therefore resultant डाउनवर्ड प्रेशर। यहाँ लिख दीजिए वेयर T इज द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, अर्थात लिक्विड क्या है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है, इसके बारे में अभी हम अच्छे से आपको बताए हैं। सरफेस टेंशन जो होता है किसी भी लिक्विड की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके रीजन से उसके पार्टिकल्स जो होते हैं इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करते हैं। इसी रीजन से जो लिक्विड के बूंद होते हैं वह क्या होते हैं, गोले हो जाते हैं। जैसे आप छोटी छोटी गोलियां जो आप खेलते हैं, आप नहीं खेलते, छोटे बच्चे खेलते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि उसको द्रव की अवस्था में बनाकर फव्वारे की तरह उसको जब छोड़ा जाता है तो सरफेस टेंशन की वजह से क्या होता है, गोला हो जाता है। या बारिश की जो बूंदें होती हैं वह गोली होती हैं ड्यू टू सरफेस टेंशन। हम मान लेते हैं जहाँ पे आपको P2 इक्वल टू T अपान R cos अल्फा मिला, तो वेयर T इज द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड,
तो उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, रिजल्टेंट प्रेशर निकाल लेंगे। जब रिजल्टेंट प्रेशर निकालेंगे क्या मिल जाएगा, P = P1 - P2। पहले आप इतना नोट करें, फिर हम चलते हैं रिजल्टेंट प्रेशर की तरफ। अब यहाँ से आपको P1 और P2 का मान मिल गया। आपको P1 का मान मिला था, P1 = Y ρg, ये मिला। और P2 का मान मिला T/R cos अल्फा। क्या मिला था, T/R cos अल्फा। तो अब उसके बाद निकाल लेंगे द रिजल्टेंट प्रेशर। रिजल्टेंट प्रेशर क्या हो जाएगा, P = P1 - P2। अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए, क्या हो जाएगा, Y ρg - T/R cos अल्फा किसके बराबर है, T के बराबर है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज स्मॉल, यहाँ पे जो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड है वो क्या है, स्मॉल है। अब cos अल्फा = 1 लिख दीजिए। एज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, एज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज स्मॉल एंड cos अल्फा = 1। तो यहाँ पे कि जो उसका एम्पलीट्यूड है वाइब्रेशन का, जो वेव फॉर्म हो रहा है वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है क्या है, स्मॉल है। तो cos अल्फा = क्या है, 1 है। तो देन तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा P = Y ρg - T/R। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ से रिजल्टेंट प्रेशर मिल गया। तो यहाँ से P = मिला आपको क्या, Y ρg - T/R। पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1/R फ्रॉम इक्वेशन 2। तो R का जो मान है वह इक्वेशन नंबर 2 से हम यहाँ पे पुट कर देंगे। लिख दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ R, पुटिंग द वैल्यू ऑफ R फ्रॉम इक्वेशन किससे, 2 से वी गेट। तो यहाँ क्या है, P = Y ρg - T। 1/R का वैल्यू क्या था, -4π² Y/λ²। माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इसको ऐसे कर दीजिए 4π² Y T/λ²। यही था कि 4π² Y T/λ²। अब यहाँ पे सब में कॉमन क्या है, सब में कॉमन यहाँ पे Y रो कॉमन ले लीजिए। जब Y रो कॉमन ले लेंगे तो एक रो कहाँ चला आएगा, नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा P = Y रो, जब कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा G + 4π² T/λ² रो। एक इसके बराबर हुआ T के बराबर। इसको इक्वेशन नंबर 4 बना दीजिए। क्या बना दीजिए, इक्वेशन नंबर 4। ठीक। अब दिस शोज दैट द इफेक्ट ऑफ सरफेस टेंशन इज टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ G बाई 4π² T/λ² रो। इसका मतलब यह प्रदर्शित करता है कि इफेक्ट ऑफ सरफेस टेंशन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ G बाई 4π² T/ρ², मतलब कि ρλ²। लिख दीजिए, दिस शोज दैट इफेक्ट ऑफ सरफेस टेंशन, दिस शोज दैट इफेक्ट ऑफ सरफेस टेंशन ड्यू टू G बाई 4π² T/λ² रो।
ठीक है, इसका मतलब यह प्रदर्शित करता है सरफेस टेंशन इज इंक्रीज द वैल्यू ऑफ जी, या इंक्रीज द वैल्यू ऑफ, या ड्यू टू द जी, यहाँ कर लीजिए इंक्रीज ऑफ, इंक्रीज ऑफ वैल्यू जी बाई 4 पाई स्क्वायर टी अपान लैम्डा स्क्वायर रो। अब हम क्या करेंगे, जो आपको वैल्यू मिला था स्पीड ऑफ वेव या स्पीड ऑफ वेव ऑन लिक्विड सरफेस, स्पीड ऑफ वेव ऑन लिक्विड सरफेस जो आपको मिला था, वहाँ से उस वेलोसिटी के मान को हम क्या करेंगे, यहाँ पे g के स्थान पर g प्लस 4 पाई स्क्वायर टी लैम्डा स्क्वायर रो वैल्यू हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। अब देख लीजिए, पहले आप इतना नोट करें फिर हम आगे चलते हैं। अब उसके बाद देख लीजिए, इसके पहले जो आपने फार्मूला फाइंड किया था पिछले वीडियो में, लिख दीजिए वी नो दैट द वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन लिक्विड सरफेस, ऑन लिक्विड सरफेस, लिक्विड सरफेस पे जो वेलोसिटी ऑफ वेव आपने प्राप्त किया था, वो क्या प्राप्त किया था, याद करिए, आपने प्राप्त किया था v इक्वल टू अंडर रूट लेमडा जी अपान 2 पाई, आपने प्राप्त किया था v इक्वल टू अंडर रूट लेमडा जी अपान 2 पाई। इसको हम इक्वेशन नंबर 5 मान लेते हैं क्योंकि 4 तक हो गया है। अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 5 है उसी को मॉडिफाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे को जो g का वैल्यू है वह क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है g प्लस 4 पाई स्क्वायर टी अपान लेमडा स्क्वायर रो। मॉडिफाइंग इक्वेशन 5, मॉडिफाइंग इक्वेशन 5, तो यहाँ से हो जाएगा v इक्वल टू अंडर रूट लेमडा अपान 2 पाई, ये हो जाएगा g प्लस 4 पाई स्क्वायर टी अपान लेमडा स्क्वायर रो। यही मिला था, लेमडा अपान 2 पाई मतलब कि लेमडा अपान 2 पाई कोष्टक में g प्लस 4 पाई स्क्वायर टी अपान लेमडा स्क्वायर रो। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहीं से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा v बराबर अंडर रूट, v बराबर अंडर रूट लेमडा जी अपान 2 पाई प्लस 4 पाई स्क्वायर लेमडा टी अपान 2 पाई लेमडा स्क्वायर रो। यही हुआ। अब यहाँ से एक पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और एक लेमडा से लेमडा कैंसिल हो जाएगा। यह था बन गया v इक्वल टू अंडर रूट लेमडा जी अपान 2 पाई प्लस 2 पाई टी अपान लेमडा रो। ये वैल्यू आपको हो गया कि इफेक्ट ऑफ सरफेस टेंशन ऑन द वेलोसिटी ऑफ ग्रेविटी वेव। तो इसका मतलब ये है कि जो सरफेस टेंशन होता है, जो सरफेस टेंशन होता है वह वेलोसिटी ऑफ वेव पे क्या इफेक्ट डालता है, जो आपको यहाँ पे फार्मूला मिला। इसका मतलब यह है वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन सरफेस ऑफ द लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ लैम्डा डेंसिटी रो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड सरफेस टेंशन टी। सच वेव produced due to the surface tension of liquid are known as ripple और कैपिलरी वेव, जिसको हम रिपल वेव कहते हैं या कैपिलरी वेव कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं the velocity of wave depends upon surface tension पे डिपेंड करता है, ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, डेंसिटी
डेंसिटी पे डिपेंड करता है और वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है, वेवलेंथ। ठीक, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि और उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इस प्रकार के वेव्स को हम क्या कहते हैं, रिपेल वेव्स कहते हैं। सच वेव्स आर कॉल्ड रिपेल वेव्स। यहाँ आप लिख सकते हैं, या फिर हमने आपको बता दिया, इस प्रकार का जो वेव्स होता है उसको हम रिपेल वेव्स कहते हैं। अब हम उसके बाद बताते हैं क्रिटिकल वेवलेंथ क्या होता है, इसी टॉपिक के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्रिटिकल वेवलेंथ, पहले आप इतना नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं क्रिटिकल वेवलेंथ बताते हैं क्रिटिकल वेवलेंथ क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए कि क्रिटिकल वेवलेंथ क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं क्रांतिक तरंगदैर्घ्य, जिसको क्या बोलते हैं, क्रांतिक तरंगदैर्घ्य कहते हैं। जैसे आप क्या हो गया, ये आपका वेव्स हो गया। अब ए पॉइंट ओ मान लेते हैं, एक्स डायरेक्शन हो गया, वाई हो गया, यहाँ से हम इसको पॉइंट को ए मान लेते हैं, तो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया, ओ ए हो गया। क्या हो गया, लैम्डा इक्वल टू ओ ए हो गया, इसका क्या हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया। ठीक, अब बात आती है वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य, अर्थात एक टाइम पीरियड में कवर किया गया डिस्टेंस ही क्या होता है, वेवलेंथ होता है, तरंगदैर्घ्य होता है। तो अब यहाँ भी बात करते हैं कि क्रिटिकल वेवलेंथ क्या होता है, जिसको हम क्रांतिक तरंगदैर्घ्य कहते हैं। वह तरंगदैर्घ्य जिस पर वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होता है, मिनिमम होता है, अर्थात वह तरंगदैर्घ्य जिस पर किसी भी वेव का वेग मिनिमम हो। द वेवलेंथ फॉर विच द वेलोसिटी ऑफ वेव इज मिनिमम इज कॉल्ड द क्रिटिकल वेवलेंथ। इसको हम लैम्डा सी से डिनोट करते हैं, इसको हम लैम्डा सी से डिनोट करते हैं, अर्थात वह वेवलेंथ जिस पर वेलोसिटी ऑफ वेव क्या हो, मिनिमम हो, ऐसे वेवलेंथ को हम क्रिटिकल वेवलेंथ कहते हैं। तो इसके पहले जस्ट अभी आपने फार्मूला डिराइव किया है, वेलोसिटी ऑफ वेव ओवर ए लिक्विड सरफेस। द वेलोसिटी ऑफ वेव ओवर लिक्विड सरफेस, यह जो फार्मूला हम लिखने जा रहे हैं, यह किसके लिए है, जब सरफेस टेंशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों इफेक्ट करता है। सबसे पिछले वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि जब केवल ग्रेविटी इफेक्ट कर रहा है और आपका सरफेस टेंशन निग्लिजिबल है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें सरफेस टेंशन क्या है, इफेक्ट कर रहा है ग्रेविटी वेव पे। इसका मतलब ग्रेविटी भी होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी होगा और आपका सरफेस टेंशन भी होगा। और किसी भी लिक्विड के सरफेस पे जो वेव्स की वेलोसिटी होती है, उसके सरफेस टेंशन और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दोनों होता है। तो अभी आपने जो फार्मूला प्राप्त किया, द वेलोसिटी ऑफ वेव ओवर लिक्विड सरफेस, अर्थात v इक्वल टू अंडर रूट, यही प्राप्त किया, v इक्वल टू अंडर रूट लैम्डा जी अपान 2 पाई, लैम्डा जी अपान 4 पाई प्लस लैम्डा जी अपान, हाँ लैम्डा जी अपान 2 पाई है। एक मिनट, फार्मूला क्या था, हाँ लैम्डा जी अपान 2 पाई प्लस 2 पाई टी अपान 2 पाई टी अपान रो लैम्डा, यही था, रो लैम्डा था। हाँ फार्मूला सही है, v इक्वल टू अंडर रूट लैम्डा जी अपान 2 पाई प्लस 2 पाई टी अपान रो लैम्डा। अब क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि जब यहाँ से हम रूट को हटाते हैं तो यहाँ स्क्वायर हो जाता है, तो हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा जी अपान 2 पाई प्लस 2 पाई टी अपान रो लैम्डा, यही हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा जी अपान 2 पाई प्लस 2 पाई टी अपान रो लैम्डा। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। चलिए, क्योंकि
वहाँ तक हो गया है, उसी टॉपिक में है, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। फॉर दिस एक्सप्रेशन व्हेन लैम्डा इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, जब लैम्डा इक्वल टू 0 होगा, एक बात इस एक्सप्रेशन के लिए लैम्डा इक्वल टू 0, वी इक्वल टू इनफाइनाइट एंड लैम्डा इक्वल टू इनफाइनाइट, वी इक्वल टू इनफाइनाइट। फॉर दिस एक्सप्रेशन when lambda equal to 0 तो v equal to infinite and when lambda equal to infinite तो v equal to क्या है होगा infinite। अब यहाँ से जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे therefore for a certain value of lambda between 0 and infinity the velocity v must be minimum, क्या हो जाएगा, must be minimum। इसका मतलब कि dv अपान डी लैम्डा इक्वल टू 0, इसका मतलब dv अपान डी लैम्डा इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम डिफरेंशिएट करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे। अब यहाँ पे जो आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। अभी हमने बताया कि फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा के सर्टेन वैल्यू के लिए बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी द वेलोसिटी इज मिनिमम। यहाँ कर लीजिए फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ लैम्डा बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी, 0 एंड इन्फिनिटी the velocity v is minimum। यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मिनिमम। इसका मतलब दैट इज dv अपान डी लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डिफरेंशिएट करिए 2v dv इक्वल टू g अपान 2 पाई डी लैम्डा इक्वल टू नहीं जी प्लस, ये क्या होगा, प्लस 2 पाई टी अपान 2 माइनस 1 अपान लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा, ये होगा। अब यहाँ कर दे डी वी अपान डी लैम्डा, तो 2v डी अपान डी लैम्डा इक्वल टू जी अपान 2 पाई, जी अपान 2 पाई माइनस 2 पाई टी अपान 2 लैम्डा स्क्वायर, यही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से फॉर v टू बी मिनिमम dv अपान डी लैम्डा इक्वल टू 0 देन लैम्डा इक्वल टू लैम्डा सी, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें। अब इस कंडीशन क्या होगा, फॉर v टू बी मिनिमम, फॉर v टू बी मिनिमम, तो मिनिमम के लिए क्या हो जाएगा, dv अपान डी लैम्डा इक्वल टू 0। तो इसका मतलब लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा सी। यही लैम्डा सी क्या होता है, क्रिटिकल वेवलेंथ, क्रिटिकल वेवलेंथ। अभी स्टार्ट में ही हमने आपको बताया कि वह वेवलेंथ जिस पर वेलोसिटी ऑफ वेव क्या हो, मिनिमम हो, ऐसे वेवलेंथ को हम बोलते हैं क्रिटिकल वेवलेंथ कहते हैं। यह वेवलेंथ अर्थात लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा सी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर dv अपान डी लैम्डा ऑलरेडी आपका 0 हो गया। जब dv अपान डी लैम्डा आपका 0 हो गया तो इसको पंक्शनता कर लीजिए, तो g अपान 2 पाई इक्वल टू 2 पाई टी अपान रो लैम्डा सी का स्क्वायर, रो लैम्डा सी का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहाँ से लैम्डा सी का मान हमको निकालना है। अब इसको ऐसे कर दीजिए, इम्प्लाइज दैट रो लैम्डा सी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर टी अपान जी।
अर्थात लैम्डा सी का स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर टी अपान जी रो, यही हो जाएगा लैम्डा सी स्क्वायर। तो यहाँ से लैम्डा सी इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट टी अपान रो जी। क्या हो जाएगा? टी इक्वल टू मतलब लैम्डा सी इक्वल टू 2 पाई टी अपान रो जी। हेंस द मिनिमम वेलोसिटी इज गिवन बाय पुटिंग लैम्डा इक्वल टू लैम्डा सी इक्वल टू 2 पाई। अब यही वैल्यू क्या कर लेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इक्वल टू लैम्डा सी इक्वल टू 2 पाई अंडर टी अपान रो जी इन इक्वेशन नंबर 1। यहाँ देख लीजिए, putting the value of lambda c equal to 2 पाई। ये वैल्यू ध्यान दीजिए, ये वैल्यू जो आपको मिला क्या मिला? क्रिटिकल वेवलेंथ का मिला। किसका मिला? क्रिटिकल वेवलेंथ का मिला। अब अभी हम आपको निकाल देंगे क्या? मिनिमम वेलोसिटी के लिए फार्मूला। ध्यान दीजिएगा, क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए आपको फार्मूला पूछ रहा है। क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए हो जाएगा, क्रिटिकल वेवलेंथ के लिए लैम्डा सी इक्वल टू 2 पाई अंडर टी अपान रो जी। तो यही क्रिटिकल वेवलेंथ जो लैम्डा सी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट टी अपान रो जी है, यही मान उठा के इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर लेंगे। जब इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा कि V मिनिमम अर्थात जब क्रिटिकल वेवलेंथ का मान रख देंगे तो वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी। तो यहाँ पे जहाँ पे लैम्डा है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट टी अपान रो जी। चलिए रखते हैं। जब इसका मान रख देंगे, एक बार मान रखिए, देखिए कितना आता है। इसका मान रखने के बाद आएगा 2 कोष्टक में जी टी रो की पावर 1/2 पावर 1/2, ये आएगा 2 जी टी अपान रो की पावर 1/2 पूरे पावर 1/2। इसका मतलब हो जाएगा अंडर रूट 2 जी टी अपान रो की पावर 1/4। ये क्या हो गया? V मिनिमम वेलोसिटी के लिए फार्मूला हो गया। V मिनिमम इक्वल टू अंडर रूट 2 जी टी अपान रो पावर 1/4। हेंस इट इज द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द वेव विथ विच इट कैन ट्रेवल ओवर द सरफेस ऑफ द गिवन लिक्विड। इसका मतलब यह है कि कोई भी वेव कि जो मिनिमम वेलोसिटी होती है ओवर ए सरफेस, मतलब सरफेस के ऊपर किसी भी वेव की जो मिनिमम वेलोसिटी होती है वो होती है अंडर रूट 2 जी टी अपान रो। ये ध्यान दीजिए, ये टी नहीं, ये रो है। रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड पावर 1/4। और यह वेवलेंथ जो होता है क्रिटिकल वेवलेंथ होता है। इसी क्रिटिकल वेवलेंथ को हम क्या कह सकते हैं कि जिस वेवलेंथ पर वेलोसिटी ऑफ द वेव ओवर ए लिक्विड सरफेस इज मिनिमम, तो इस वेलोसिटी पर जो वेवलेंथ होगा वो क्रिटिकल वेवलेंथ होगा। और यह किसी लिक्विड सरफेस के लिए मिनिमम वेलोसिटी फार्मूला है। इस पर बेस्ड अभी हम आपको एक न्यूमेरिकल कराते हैं जिससे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। पहले आप इसको एक बार नोट कर ले, देख ले, समझ ले, फिर हम आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराते हैं। पहले आप इसको नोट कर ले एक तरफ से। डेरिवेशन है, इसको समझना पॉइंट टू पॉइंट जरूरी है, क्योंकि इसकी जो थियरी है, थियरी हम आपको पहले ही बता चुके हैं। क्रिटिकल वेवलेंथ क्या होता है, सरफेस टेंशन क्या होता है, ग्रेविटी वेव क्या होता है, ठीक है, वेवलेंथ क्या होता है, सब कुछ हम आपको बता चुके हैं। इसका डेरिवेशन है, डेरिवेशन हमने आपको करा दिया, इसको आप एक बार नोट कर लें। फिर हम आपको एक प्रॉब्लम बताते हैं जिससे सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। डाउट्स क्लियर हो जाएगा और आपको जो समझना है उसको कमेंट करिए, पूछने की कोशिश करिए। अब
इसको आप नोट कर लें पॉज करके, उसके बाद हम आपको एक न्यूमेरिकल कराते हैं जिससे सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अब यहाँ से आप क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कैलकुलेट द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द कैपिलरी वेव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर दिया हुआ है 7.2 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर। इसका मतलब कि कैपिलरी वेव की मिनिमम वेलोसिटी आपको ज्ञात करना है, जिसमें सरफेस टेंशन ऑफ वाटर दिया गया है 7.2 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर। अभी आप लोग डिस्टर्ब हो गए होंगे कि सर एक कैपिलरी ट्यूब क्या हो, कैपिलरी वेव क्या होता है। कैपिलरी वेव को ही हम बोलते हैं रिपल वेव कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपल वेव के नाम से भी जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, कैपिलरी वेव और रिपल वेव दोनों एक ही होता है। मतलब कि अब थोड़ा सा हम यहाँ पे आए हैं तो आपको कैपिलरी वेव या रिपल वेव बता ही देते हैं, नोट कर लें। कैपिलरी वेव, such waves are produced due to surface tension, मतलब कि कुछ वेव प्रोड्यूस होते हैं सरफेस टेंशन के रीजन से ऑफ लिक्विड are known as ripple wave और कैपिलरी वेव। इसको देख लीजिए। अभी यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है कैपिलरी वेव क्या होता है, क्योंकि आप डिस्टर्ब हो जाएंगे कि सर कैपिलरी वेव या रिपल वेव ये कहाँ से आ गया। तो ऐसा वेव, इसके पहले हमने ग्रेविटी वेव के बारे में बताया था कि जो वेव ग्रेविटी के थ्रू प्रोड्यूस होती हैं, जिसपे सरफेस टेंशन क्या होता है, निग्लिजिबल होता है, ऐसे वेव्स को हम ग्रेविटी वेव्स कहते हैं। और ऐसा वेव जो सरफेस टेंशन के कारण उत्पन्न होता है उसको हम रिपल वेव या कैपिलरी वेव्स के नाम से जानते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ग्रेविटी वेव में क्या होता है, ग्रेविटी के थ्रू वेव प्रोड्यूस होता है, और कैपिलरी वेव, रिपल वेव जो होता है वह सरफेस टेंशन के कारण उत्पन्न होता है। अब हम बात करते हैं तो क्या पूछ रहा है, मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द कैपिलरी वेव। तो अभी जैसे हमने आपको फार्मूला डिराइव कराया है कि द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द वेव, ये जो दिया गया पहले उसको नोट कर लें। गिवन दैट, ये ध्यान दीजिएगा, ये डिफिनेशन जो है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपके टॉपिक में नहीं था, लेकिन यहाँ पे कैपिलरी वेव का नाम आ गया, इसलिए हमने आपको बता दिया कैपिलरी वेव होता क्या है। अभी सरफेस टेंशन के बारे में हमने आपको बताया तो वहाँ क्लियर हो जाना चाहिए, लेकिन इसका डिफिनेशन जो है आप नोट कर लीजिएगा कि आपको दिया क्या है। सरफेस टेंशन T बराबर दिया गया है 7.2 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर, इतना दिया गया है। बाकी G का मान आप जानते हैं, G इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसको हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो इसका मान सब जानते होंगे, छोटा छोटा बच्चा जानता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बात आता है डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 10³ kg पर मीटर क्यूब। तो रो इक्वल टू 10³ kg पर मीटर क्यूब, ये होता है आपका डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक, अब आपको T दिया गया है, G का मान आप जानते हैं, रो का मान जानते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर। और पूछ क्या रहा है, मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द कैपिलरी वेव। तो आप फार्मूला जानते हैं, वी नो दैट
द मिनिमम वेलोसिटी of the wave travel over liquid surface. लिक्विड सरफेस पे कोई वेव ट्रेवल कर रहा है तो उसकी मिनिमम वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है v मिनिमम इक्वल टू क्या होता है, √2 GT अपॉन rho पावर 1/4, GT अपॉन rho पावर 1/4। ये हमने फार्मूला लिख दिया, ये मान लिख दिया। इतना तो हम आशा करते हैं, गुणा भाग तो आपको आता ही होगा। क्यों भाई, गुणा भाग तो आपको आता ही होगा। ये हमने फार्मूला लिख दिया, ये मान लिख दिया। अब इसको आप यहाँ पर रख के गुणा तो कर ही सकते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं। √2 का मान होता है 1.414। जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टी का मान दिया गया, कितना दिया गया है, 7.2 × 10⁻⁻2 न्यूटन पर मीटर दिया गया है। अपॉन रो का मान कितना दिया गया है, 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। पावर क्या है, 1/4। ठीक, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आता है 0.230 मीटर पर सेकेंड। ये आता है 0.243 मीटर पर सेकेंड। क्या आता है, 230, ये आता है 230 मीटर पर सेकेंड। ये होता है v मिनिमम, अर्थात ये मिनिमम वेलोसिटी का आपको रिजल्ट मिल गया। इतना आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, इतना वैल्यू आपको आ जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं गुणा भाग आपको आता ही होगा। तो यहाँ पे हम आपको कैपिलरी वेव्स के बारे में बता दिए। ये आपका वैल्यू इतना दिया हुआ है, केवल सरफेस टेंशन ऑफ वाटर दिया गया है। जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है, रो का मान होता है 10⁻³ kg पर मीटर स्क्वायर होता है। यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी का फार्मूला आपको होता है √2 GT अपॉन rho पावर 1/4। अब वैल्यू रखने के बाद आपका आंसर आ गया। उसके बाद जो क्रिटिकल वेवलेंथ होता है, जिस वेवलेंथ पर वेलोसिटी आपकी मिनिमम होती है, ऐसे वेवलेंथ को हम क्रिटिकल वेवलेंथ कहते हैं। और यहाँ से मिनिमम वेलोसिटी आपको मिल गया। ठीक, हम आशा करते हैं कि आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा, सारे टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे मैकेनिक्स में आपका डेरिवेशन चल रहा है, थ्योरी हम आपको बता दिए। थ्योरी बताने के बाद हमने आपको डेरिवेशन कराया। अब अगला टॉपिक नेक्स्ट हम आपको रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स के बारे में बताएंगे। तो अगले लेक्चर के लिए आप तैयार रहिएगा। हम आशा करते हैं कि आपका ये वीडियो अच्छा समझ में आया होगा। आपका भविष्य उज्जवल हो, दिन मंगलमय हो। अगले वीडियो का इंतजार करिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।